नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आखिरकार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी रणनीति, अपनी टीम बनाने की रणनीति शुरू कर दी है। हालांकि इसका आगाज मुखर रूप से राहुल गांधी ने गुजरात में किया था, लेकिन गुजरात में चुनाव 2027 में होने हैं और उससे पहले इस साल के अंत में बिहार में एक महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने जा रहा है कांग्रेस के लिहाज से। लिहाजा कांग्रेस के शीर्ष नेता हाईकमान, उन्होंने सबसे पहले बिहार का प्रदेश प्रभारी बदल दिया और एक जमीनी कार्यकर्ता, संगठन से जुड़े हुए कृष्णा अल्लावरू को वहां पर भेजा। कृष्णा अल्लावरू ने आने के साथ ही जिस अंदाज में वहां काम करना शुरू किया, उन्होंने जमीन से जुड़े हुए अपनी तरह के नेताओं की तलाश शुरू कर दी। उस समय जैसे ही कृष्णा अल्लावरू बिहार के प्रदेश प्रभारी बनाए गए, ये कवायद शुरू हो गई कि अब वो दिन दूर नहीं जबकि कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल देगी। आपको याद होगा, मैंने बिहार इस प्रकरण को लेकर के कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को लेकर के पहला जो वीडियो बनाया था आज से 3 दिन पहले, उसमें ये साफ संकेत दिया था आपको कि कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है और ये भी बताया था कि कांग्रेस एक दलित चेहरे को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। और कल रात जब इसकी घोषणा हुई तो पूरा बिहार, टीम राहुल प्रफुल्लित हो चुकी। हर कार्यकर्ता वहां का प्रफुल्लित नजर आया। हां, एक खेमा मायूस जरूर था और वो खेमा और कोई नहीं, निवर्तमान अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का खेमा था। क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कन्हैया कुमार की इस यात्रा को लेकर के बहुत सहज नहीं थे। उन्होंने यहां तक अपनी नाराजगी जताते हुए कह दिया था कि इस बारे में तो हमसे कोई राय ही नहीं ली गई, हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया। भला हो उस बैठक का जो दिल्ली में होने वाली थी, वो बैठक टाल दी गई। कहने का मतलब, प्रदेश प्रभारी बदल गए, प्रदेश अध्यक्ष बदल गए और ये काम राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी को आप सभी अच्छी तरह से याद करेंगे कि गुजरात में उन्होंने कहा था कि अगर 30-40 लोग ऐसे हैं जो कि कांग्रेस में बैठ करके कांग्रेस में बैठ करके बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और उन्हें वो जा करके बीजेपी के लिए स्वतंत्र रूप से काम करें। वो कवायद उन्होंने यहां शुरू की। हालांकि बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह बीजेपी के स्लीपर सेल नहीं है, वो आरजेडी के स्लीपर सेल। लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ उनका गहरा नाता है। उनकी मूल पार्टी, प्रथम पार्टी आरजेडी ही रही। आरजेडी के से ही वो कांग्रेस में आए और आज प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही कल तक वो राज्यसभा के सदस्य भी बन गए। और पिछले लोकसभा चुनाव को लेकर के आपको याद होगा कि पुत्र मोह में पड़ करके उन्होंने अपनी साख गंवाई थी और कांग्रेस नेतृत्व के निशाने पर उसी समय आ गए थे। ये दीगर है कि
हर जगह अभी तक 2 साल के कार्यकाल के बीच में वो दिखाते जरूर रहे कि वो कांग्रेसी हैं, सच्चे कांग्रेसी हैं, लेकिन उनका डीएनए कांग्रेसी नहीं रहा। वहीं अब अगर बात करें राजेश कुमार उर्फ राजेश राम की, राजेश राम कांग्रेस के वफादार नेताओं में से एक है। पारिवारिक रूप से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ये विरासत में उन्हें कांग्रेस की सदस्यता मिली है। उनके पिता पूर्व मंत्री दिलकेश्वर राम विधानसभा क्षेत्र से, देव विधानसभा क्षेत्र से एमएलए थे। वो चंद्रशेखर सिंह और भागवत झा के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री भी रहे। और आपको बता दें कि राजेश राम 2005 में पहली बार कुटुंब सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े, पर चुनाव हार गए। 2010 में कांग्रेस से फिर उसी सीट से लड़े, इस बार भी वो हार गए। लेकिन 2015 में कांग्रेस से उन्होंने पर्चा दाखिल किया और हम पार्टी के संतोष सुमन को हराकर पहली बार विधायक बने। ये कहानी उन्होंने 2020 में भी दोहराई। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये सारा कुछ खेल, क्योंकि ये पता था कांग्रेस को अच्छी तरह से कि पिछली बार पिछले चुनाव में 70 सीटें उन्हें आरजेडी की तरफ से मिले थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 19 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकी थी। लेकिन इसके बाद से अब की बार ये तय माना जा रहा था, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो लालू प्रसाद यादव बाहर नहीं थे, वो जेल में थे। और अब की बार ये माना जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव किसी भी कीमत पर 70 सीट कांग्रेस को नहीं देंगे। लिहाजा राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने एक रणनीति बनाई कि चुनाव से पहले बिहार में एक ऐसी फिजा तैयार की जाए जिसके चलते आरजेडी पर, लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी यादव पर दबाव बनाया जा सके कि हम जो सीट चाहेंगे, जितनी सीट चाहेंगे उतनी सीट हमको चाहिए। और उसके पहले इस तरह का माहौल बना देना है कि आरजेडी को उसके आगे झुकना ही पड़े। ये काम पिछले 4 दिनों में कन्हैया कुमार ने, जिन्हें ये राहुल गांधी के कहने पर ही बिहार भेजा गया था इस यात्रा के लिए, कहने के लिए ये एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की यात्रा है। कन्हैया कुमार बार बार इस बात को दोहरा भी रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दोहरा रहे हैं। चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये जो यात्रा है ये युवाओं की यात्रा है, ये छात्रों की यात्रा है, इसलिए ये युवक कांग्रेस की यात्रा है, ये एनएसयूआई की यात्रा है। वो अभी राजनीति पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीति की जो विचार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उठाना, वहां बिछाना चाहता था, वो बिछा चुका है। अब इसमें आगे क्या होता है, सीधा सीधा इसका पहला असर आरजेडी पर दबाव बनाना, पुराने कांग्रेसियों को जो कि स्लीपर सेल है उन्हें साइडलाइन करना, मनमाफिक सीट न मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी दबाव बनाना, और साथ ही साथ जब राजेश राम को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया है, जिन्हें के बारे में ये माना जाता है कि वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के समकक्ष के एक नेता हैं, लिहाजा एनडीए को टक्कर देने के लिए, भाजपा को टक्कर देने के लिए उन्होंने ही, कांग्रेस नेतृत्व ने राजेश राम का नाम आगे किया और उन्हें प्रदेश की कमान सौंप दी है। अब ये चुनाव राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
राजेश दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने खुद ही एक चैनल को इंटरव्यू में कहा कि वो चमार जात से आते हैं और दलित वोट बैंक में उनका कम से कम चमार जात में काफी अच्छा प्रभाव भी है। आपको कल भी मैंने बताया था, इस चुनाव में कांग्रेस अपनी पुरानी खोई हुई जमीन तलाश रही है और उसका वोट बैंक दलित, मुस्लिम और सवर्ण है। एक तरह से उन्होंने दोनों को साधने की कोशिश की है। जहां तक दलितों का सवाल है, दलितों को साधने की, उनमें सेंधमारी करने की, केवल चमार ही नहीं बल्कि पासवान हो या इतर दलित जाति के वोट बैंक हो, उन्हें भी पार्टी कांग्रेस की ओर लाने की पूरी जिम्मेदारी राजेश कुमार उर्फ राजेश राम के ऊपर होगी अब। और सवर्णों का जहां तक सवाल है, उसी के लिए कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा गया है। वो पर्दे के पीछे से सवर्णों को, खास तौर पर भूमिहारों को, राजपूतों को और ब्राह्मणों को, कायस्थों को मिलाने का काम करेंगे। अगर ये वोट बैंक सध जाते हैं तो कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी फतह होगी, क्योंकि अगर आपके पास बेस वोट बैंक है तो वो, और आप ये प्रदर्शित करते हैं कि आप जीतने की स्थिति में हैं, तो वो वोट बैंक, अल्पसंख्यकों का वोट बैंक, मुस्लिमों का वोट बैंक, वो कांग्रेस के फेवर में ऑलरेडी जाता हुआ दिखाई देता है। इसे आप इनकार नहीं कर सकते। 2024 का लोकसभा इलेक्शन, उसे याद कीजिए। उत्तर प्रदेश में आज भले ही अखिलेश यादव ये कहें कि उनके पास 37 सीटें हैं, वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, लेकिन ये वोट बैंक आया तो सिर्फ पीडीए से नहीं आया। पीडीए में भी अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन वो मुसलमान चुनाव के पहले ही जब गठबंधन बना था, उस दौरान जब कांग्रेस की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से तूतू मैमे की बात हो रही थी, बात मैं मध्य प्रदेश चुनाव की भी कर रहा हूं, जब वहां की तक बड़े नेता कमलनाथ ने अखिलेश वखलेश कहा था और उत्तर प्रदेश में भी वर्तमान अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को लेकर के तमाम टिप्पणियां की थी। उसका जवाब भी अखिलेश यादव ने दिया था बखूबी। तब मुसलमानों के बड़े नेता, बड़े वर्ग के नेता, उन्होंने ये अखिलेश यादव से मिल करके स्पष्ट किया था कि अगर आप राहुल के साथ रहेंगे तो ही आपका भी भला है और हम भी आपके पूरा समर्थन करेंगे। ठीक यही चीज बिहार में भी लागू होती है। अगर कांग्रेस अपने आप को उसी ढंग से पेश कर देती है जिसकी शुरुआत कन्हैया कुमार ने कर दी है, तो वो आने वाला समय कांग्रेस निश्चित तौर पर आरजेडी पर दबाव बनाने में सफल होगा। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया था कि कन्हैया कुमार हो या अब अखिलेश प्रसाद को हटाए जाने के बाद लालू खेमा इसे पूरी तरह से नापसंद कर रहा है, उसकी नाराजगी स्पष्ट है। हालांकि सुनने में यह भी आया है कि तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार के पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा को अपना समर्थन दिया है। ये समर्थन क्या गुल खिलाता है, समर्थन के पीछे क्या कुछ गणित है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का कांग्रेस के साथ एक पुराना गठजोड़ है, लंबे समय से चला आ रहा है। और लेकिन लालू प्रसाद यादव ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार कांग्रेस को
पराजित करके सत्ता संभाली थी और उसके बाद से कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं पाई। लेकिन यहीं पर एक चीज और भी स्पष्ट है कि लालू यादव भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कांग्रेस का साथ छोड़ करके अकेले दम पर चुनाव लड़ करके फतह हासिल नहीं कर सकते, और ये बात कांग्रेस भी अच्छी तरह से समझती है। लिहाजा ये मजबूरी हो सकती है गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी क्या, लेकिन इसमें इस मजबूरी को अपनी ताकत में तब्दील करने के लिए कांग्रेस, राहुल गांधी और कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया कुमार और अब नए अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ राजेश राम अपनी क्या रणनीति अपनाते हैं, किस तरह से वो चुनाव में जाते हैं, चुनाव की तैयारियां करते हैं, क्योंकि अभी 6-7 महीने का समय है और इस दौरान राजेश राम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, बहुत बड़ी चुनौती भी उन्हें मिली है, क्योंकि ये काम बहुत आसान नहीं होगा। इस बीच में एक नाम अभी तक मैंने नहीं लिया, पप्पू यादव का। क्या पप्पू यादव ने अभी जो हाल ही में अपना बयान दिया है कि लोग मोदी मोदी बहुत करते हैं, नेहरू नेहरू बहुत करते हैं, मोदी मोदी कब तक किया जाएगा? क्या पप्पू यादव भी अध्यक्ष बनने के लाइन में थे, कतार में थे? उन्हें भी लग रहा था कि अब की बार बिहार की कमान उन्हें सौंप दी जाएगी। यहां एक चीज स्पष्ट कर दूं कि पप्पू यादव एकला चलो वाले इंसान हैं। संगठन का नेतृत्व संभालना और अकेले दम पर चुनाव लड़ना दोनों ही बड़ी चीज, दोनों में काफी अंतर है। ये दीगर बात है कि तमाम विरोधाभास के बावजूद, तमाम लालू, नीतीश, भारतीय जनता पार्टी, इन सब के रहते हुए भी मोदी की छाया के भीतर उन्होंने, जब लालू के दबाव के चलते उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया, तो निर्दलीय चुनाव जीत करके वो सांसद बने, 5वीं बार सांसद बने हैं। एक लंबा इतिहास है। लेकिन लालू और पप्पू यादव कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन तेजस्वी यादव को बिहार का चेहरा बनाने के कि वो जो गणित थी लालू प्रसाद यादव की, उसमें पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव के आंकड़े 36 हो गए, क्योंकि लालू कभी नहीं चाहेंगे और कभी चाहते भी नहीं हैं कि बिहार में तेजस्वी को चुनौती देने वाला कोई भी नेता खड़ा हो सके। यही वजह है कि पिछली बार भी जब कन्हैया कुमार 2019 का लोकसभा चुनाव सीपीआई से लड़ने के लिए आए, तो भी उनका विरोध हुआ। 2024 में भी कांग्रेस चाहती थी कि कन्हैया कुमार बिहार से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन वो लालू के दबाव में ही ऐसा नहीं हुआ और उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। ये दीगर बात है कि जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष और उस दौरान हुए एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद कन्हैया कुमार जिस तरह से राष्ट्रीय क्षितिज पर छाए, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता तो है, वाक्पटुता उनके अंदर है, भाषण देने की शैली उनकी बहुत जोरदार है, और दिल्ली में रहने, दिल्ली में पढ़ने लिखने के बावजूद, डॉक्टरेट तक करने के बावजूद उनका जो टोन है उसमें बिहारी टोन आपको मिलेगा। वो बिहारी मुहावरों का भी इस्तेमाल करते हैं, वो बिहारी कहावतों का भी इस्तेमाल करते हैं,
बिहार के साहित्यकारों का भी इस्तेमाल करते हैं बखूबी, लोकगीतों का भी इस्तेमाल करते हैं वो बखूबी, और प्रतिद्वंदी को झाड़ने में कोई कोर कसर नहीं रखते। यहां तक कि कई बार वो मीडिया से भी भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे राहुल गांधी को ये समझ में आ जाता है कि कौन सा पत्रकार भाजपा का है, कन्हैया कुमार भी की भी आंखें बहुत तेज हैं, उनकी नजरें ऐसे लोगों को खोज लेती हैं, उनकी पैनी नजरें ऐसे लोगों को खोज लेती हैं जिसका जवाब वो बखूबी दे लेते हैं और सामने वाले की बोलती तक बंद कर देते हैं। इन 4 दिनों में ऐसे भी अवसर आए हैं जब उनसे इस तरह के सवाल, भाजपा जनित सवाल पूछे गए, तो उसका भी जवाब उन्होंने उसी अंदाज में दिया है। लेकिन आज मैं फिर कहूंगा कि कन्हैया कुमार ने 4 दिनों में ही वो माहौल कांग्रेस के लिए, कांग्रेस नेतृत्व के लिए बना करके दिया ताकि वो बड़ी सफलता के साथ प्रभारी के बाद अध्यक्ष को भी बदला जा सके। इसका श्रेय निश्चित तौर पर कन्हैया कुमार की इस पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा के माध्यम से ही सफल हो सका है। अब आज चौथा दिन था, आज शाम वो सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे इसी तरह से मथते हुए गांव गांव, पुरवा पुरवा, पगडंडियों के सहारे भी होते होते, कच्चे रास्तों से होते हुए उनका जो कारवां निकला है, उसमें दिन प्रतिदिन जो जिस तरह से आम जनता की सहभागिता होती जा रही है, उससे लगता है कि जब अगले महीने वो पटना पहुंचेंगे तब तक उनकी ये यात्रा उस मुकाम पर पहुंच चुकी होगी जिसके बारे में, जिसकी सोच राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कृष्णा अल्लावरू ने वो पटकथा लिखी। आपको बता दें कि इस यात्रा में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की इस यात्रा में, जिसको कि कन्हैया कुमार लीड कर रहे हैं, उसमें सचिन पायलट भी आने वाले हैं, उसमें प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं और राहुल गांधी भी आने वाले हैं। और ये तीनों ही कद्दावर जब वहां पहुंचेंगे और इस यात्रा में शामिल होंगे, उस समय देखने लायक होगा कि बिहार का वो यूथ जो कभी नीट एग्जाम पेपर लीक से जूझता है तो कभी बीपीएससी एग्जाम पेपर लीक से जूझता है, वो यूथ, आज आपको एक चीज और बता दूं कि आज रोजे के दौरान मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा जत्था कन्हैया कुमार की इस यात्रा में शरीक हुआ और इसके पीछे जो कहानी केवल मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं है। इस यात्रा में पहल जरूर मुस्लिम महिलाओं ने की है, लेकिन आने वाले समय में अगर बड़ी तादाद में महिलाएं कन्हैया कुमार इस यात्रा की सहभागी बनती हैं तो ये बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो जो महिलाएं हैं अपने पतियों को बिहार से, अपने गांव से, अपने शहर से बाहर जाते हुए देखती हैं कमाने के लिए। बेटा जब बड़ा होता है तो उसे पढ़ाई के लिए अपना गांव, अपना शहर, अपना प्रदेश छोड़ करके बाहर जाते हुए देखती हैं। इसका दंश, पलायन का दंश, ये शब्द कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन बहुत कॉमन शब्द है दंश, और इस शब्द का बखूबी प्रयोग कर रहे हैं कन्हैया कुमार कि वो जो पलायन का दंश है
इसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी के ऊपर पड़ता है तो वो महिलाओं के ऊपर ही पड़ता है। और इस बात की ताकीद आज मुस्लिम महिलाओं ने इस रमजान के दौरान रोजा रखते हुए, रोजेदार महिलाओं ने उस तपती हुई धूप में निकल करके कन्हैया कुमार की यात्रा को अपना समर्थन दिया। ये कमतर नहीं है, यानी कि ये अभी आगाज है, इस रूप में देखा जा सकता है। मंजिल अभी दूर है, लेकिन हम सब ये देखने के लिए आतुर हैं कि चंपारण से जो यात्रा, पश्चिमी चंपारण से जो यात्रा शुरू हुई, बापू ने जहां से नील की खेती के खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन शुरू किया था, उस कड़ी में कन्हैया कुमार उसे आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। उसका अंजाम क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक हम सब इंतजार करेंगे। आपसे यूं ही मुलाकात होती रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार में कांग्रेस की रणनीति और क्या क्या आगे आगे बदलाव होते हैं, क्या क्या रणनीति सामने आती है, उन सब को लेकर के हम आपके पास समय समय पर आते रहेंगे। लेकिन यहां निश्चित तौर पर यह पहली जीत मानी जा रही है राहुल गांधी की कि उन्होंने जिस अंदाज में स्लीपर सेल के खिलाफ आवाज बुलंद की, कांग्रेस को 2025 का वर्ष संगठन के नाम पर समर्पित किया और बदलाव के संकेत देने शुरू कर दिए। उस कड़ी में हिंदी बेल्ट से ये बहुत बड़ा कदम है बिहार की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए। यहां चलते चलते एक चीज और बता दूं कि राहुल गांधी को एक और सफलता मिली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को वो सारी डिटेल्स अपलोड करने के लिए निर्देशित कर दिया है। और अब एक बार फिर चुनाव आयोग, जिसके कभी मुखिया थे राजीव कुमार, उन्होंने जो कुछ भी किया उसको पलटने की बारी आ गई है। इसी के तहत निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का एक पहल की है। यह भी कांग्रेस की बड़ी जीत है, राहुल गांधी की जीत है। राहुल गांधी ने ही पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रिया सूले के साथ और बाकायदे ये उनसे वो सारे वोटर्स मतदाता सूची मांगी थी लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच के दरमियान जो वोटर बढ़े थे उनके बारे में तफ्तीश करने के लिए। लेकिन राजीव कुमार के रहते ऐसा संभव नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी ने भी ये मामला उठाया और अब नए निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह स्वीकार किया है कि आयोग से गलती हुई है। जय नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।